हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन क्लासेस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के इतिहास विषय का लेसन नंबर 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। किस प्रकार से जो भारतीय इतिहास है वो उसका कौन कौन सा समय था जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इसके दौरान हमने पढ़े थे अंत में अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत कि किस प्रकार के उसके सिद्धांत थे और किस प्रकार सत्यवादिता पर उनके बल दिया था। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो धर्म के सिद्धांत थे, यानी कि किस प्रकार से उसमें श्रेष्ठ पवित्रता नैतिकता थी, श्रेष्ठ नैतिक पवित्र आचरण, सदाचार और सत्यवादिता पे यानी कि सत्य बातों पे बल दिया गया। आगे है इसमें विभिन्न वर्गों, जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने तथा अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, नीतियों से संबंधित उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसके बढ़ावे के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया। धम्म के सिद्धांत हर धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य थे, यानी कि जो धम्म के सिद्धांत थे उसमें किसी धर्म विशेष की चर्चा नहीं करके अशोक ने सभी धर्मों को समान महत्व दिया। धम्म के सिद्धांत हर धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य थे, मंजूर थे। अशोक के अभिलेखों में उस व्यापक नीति यानी कि गहरी नीति अर्थात धम्म का उल्लेख किया गया है जो सामान्य व्यवहार को नए ढांचे में ढालने के लिए आवश्यक थी यानी जरूरी थी। धम्म के बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सर्वाधिक बल सहिष्णुता पर दिया है। प्रथम, स्वयं व्यक्तियों की सहिष्णुता, द्वितीय, विभिन्न विचारों, विश्वासों, धर्मों एवं भाषाओं में सहिष्णुता। इसे अशोक ने 7वें, 11वें में 12वें शिलालेख व दूसरे लघु यानी कि छोटे शिलालेखों में उल्लेखित किया है, वर्णित किया है, इसकी चर्चा की है, वर्णन किया है, व्याख्या की है, जिसमें माता पिता की सेवा, गुरुओं का आदर, दासों के साथ उचित व्यवहार, धर्मसार की वृद्धि, वाक संयम यानी कि बोलने पे नियंत्रण और समवाय पर बल दिया। धम्म का दूसरा बुनियादी सिद्धांत अहिंसा था, जिसका तात्पर्य युद्ध व हिंसा द्वारा विजय प्राप्ति का त्याग और जीव हत्या का विरोध करना था, जो प्रथम व 11वें शिलालेख और 5वें स्तंभलेख में मिलते हैं। इन चीज़ों को भी हमने थोड़ा पढ़ा था। जन कल्याणकारी अवधारणा यानी कि जनता के कल्याण के लिए जो अवधारणा थी, जो नीति नियम थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। धम्म नीति में ऐसे कार्य भी शामिल थे जो आम नागरिकों के कल्याण से संबंधित थे, यानी कि आम लोगों के हितों का भी ध्यान रखा गया, जो 7वें स्तंभलेख व दूसरे शिलालेख में लिखित हैं, जिसमें वृक्षारोपण, सराय, सड़कें, सिंचाई कुओं के निर्माण आदि की व्यवस्था थी। अशोक ने 9वें शिलालेख में अंधविश्वासों के फलस्वरूप जो निरर्थक अनुष्ठान और यज्ञ होते थे, ऐसे बाह्य आडंबरों की निंदा की। प्रथम स्तंभलेख में धम्म की प्राप्ति के लिए धर्म यात्रा, धर्ममंगल, धर्मदान, शुश्रूषा आदि की व्यवस्था की है। इसके साथ साथ अशोक दूसरे स्तंभलेख में धम्म की परिभाषा बताते हुए कहता है, अपासीनवे बहुकथाने दयादाने सह सोचय माधवे साधवे च।
अर्थात प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करे, दया दान सत्य पवित्रता व मृदुता का अवलंबन करे। तीसरे स्तंभलेख में यह प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड एवं ईर्ष्या आदि के निषेध का कहता है। इनके लिए व्यक्ति आत्मनिरीक्षण अर्थात निजति करे, इसके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करे। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था धम को फ्लीट ने राजधर्म, राधा मुकुंद मुखर्जी ने सार्वभौम धर्म में, भंडारकर ने उपासक बोध धर्म कहा। यद्यपि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बोध था, महावंश व दीपवंश के अनुसार अशोक ने मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में तृतीय बोध संगीति बुलाई और मोगली पुत्र तिस की सहायता से संघ में एकता और अनुशासन लाने का प्रयास किया। इससे उसके बोध होने की पुष्टि होती है। तथापि धम्म में सर्वमान्य आचारों तत्वों और नैतिक नियमों का समन्वय था, तालमेल था तथा धम्म अत्यंत ही सरल, सुबोध, पवित्र, नैतिक और व्यवहारिक था। उसका धम्म सर्वमंगलकारी था, जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का क्या करना था, उद्धार करना था, उसका फायदा करना था, उसको आगे बढ़ाना था। धम्म की नीति की क्रियान्विति यानी कि उसने किस प्रकार इस नीति को लागू किया। अशोक ने धम्म के प्रतिपादन हेतु व्यवहारिक उपाय किए। इस हेतु अशोक ने न केवल युद्ध की नीति का परित्याग किया, अपितु आम जनता के दुख दर्द एवं उनकी आवश्यकताओं को समझा। उसने नौकरशाहों को तत्काल न्याय देने तथा लोकहित के कार्य करने हेतु पाबंद किया। अशोक ने सार्वजनिक हित के लिए कार्य किए तथा परिवहन, सिंचाई, कुओं, सरायों आदि का निर्माण भी करवाया। इन समस्त सार्वजनिक हित के कार्यों का उद्देश्य धम्म को स्वीकार कराना था। अशोक ने धम्म के उपदेशों को पाषाणों पर उत्कीर्ण कराया, जहाँ ऐसी जगहों पर लगाया जहाँ पर आम जन पढ़ सके। इस तरह अशोक ने धम्म को सार्वजनिक एवं सार्वभौम बना दिया। हिंसा पर प्रतिबंध लगाया तथा पशु बलि पर भी नियंत्रण किया, अर्थात उसको निषेध किया, उसको बंद किया। समान नागरिक आचार संहिता, दंड संहिता के सिद्धांत को जन्म दिया तथा क्रियान्वित किया। जगह जगह धम्म आयोग भेजे, विदेशों में भी धम्म का प्रचार प्रसार किया। धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की, उनके दायित्वों का प्रतिपादन किया। आगे है धम्म की नीति का मूल्यांकन। इसको भी हमने पढ़ा था। यद्यपि धम्म के मूल सिद्धांत सहिष्णुता, अहिंसा एवं सदाचार थे, जो कि भारतीय संस्कृति के प्रारंभ से ही मूल तत्व रहे तथा वर्तमान में भी उनका महत्व यथावत है। अशोक के बाद के सभी शासकों ने इस सिद्धांतों को स्वीकार किया, तथापि समग्र रूप से यह नीति अशोक के पश्चात फलीभूत नहीं हो सकी, पनप नहीं सकी। इसके अनेक कारण थे। धम्म की नीतियों का अशोक के उत्तराधिकारी उसी रूप में क्रियान्वित नहीं कर सके, यानी कि उसको लंबे समय तक नहीं बना सके। धम्म दुर्बल शासकों, राजनीतिक अनिश्चितता व सीमाओं की असुरक्षा के कारण फलीभूत नहीं हो सका, क्योंकि धम्म की नीति का कार्यान्वयन शांति काल में ही संभव है। जब राष्ट्र आंतरिक व बाह्य रूप से युद्धों से पूर्णतः मुक्त हो, प्रवर्ती शासक अशोक की दुर्दशा को नहीं समझ पाए। धम्म महामात्र अपने असीमित अधिकारों द्वारा जनता के कार्यों में अवांछनीय हस्तक्षेप करने लगे। सामाजिक तनाव ज्यों के त्यों बने रहे एवं सांप्रदायिक संघर्ष बराबर चलते रहे, क्योंकि समस्याएं व्यवस्था की जड़ों में निहित थी। उपरोक्त कारणों से धम्म की नीति फलीभूत नहीं हो सकी, तथापि अशोक सराहना का पात्र है कि उसने एक पथ प्रदर्शक सिद्धांत की आवश्यकता को महसूस करते हुए धम्म की नीति का प्रतिपादन किया, जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। आगे है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में है, मौर्य प्रशासन साम्राज्य के प्रशासन की विस्तृत जानकारी इंडिका, अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों एवं तत्कालिक अभिलेखों से प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत में प्रथम बार राजनीतिक एकता देखने को मिली तथा सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। सत्ता किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हुई। साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से पूर्व उनकी योग्यता एवं चरित्र को परखा जाता था, यानी कि किसी भी कर्मचारी को अगर राज्य में नियुक्त किया जाता था तो उसकी योग्यता को अवश्य परखा जाता था, चरित्र को परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहते थे। जिसे किस नाम से जाना जाता था? उपदा परीक्षण के नाम से जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का ढांचा, मौर्य प्रशासन का ढांचा निम्नलिखित था, यानी कि इस प्रकार से मौर्य प्रशासन चलता था। तो उसका वर्णन है। सबसे पहले है केंद्रीय प्रशासन, यानी कि केंद्र में प्रशासन कैसा था। तो केंद्र में सबसे पहले आता है राजा। राजा शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु था, यानी कि केंद्रीकृत शासन में राजा सर्वप्रमुख था। महत्वपूर्ण एवं नीति संबंधी निर्णय राजा स्वयं लेता था। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ उसी में निहित
होती थी, वह उसी के नियंत्रण में होती थी। आगे है मंत्री परिषद। राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद थी, जिनकी नियुक्ति वंश व योग्यता के आधार पे, जिसकी नियुक्ति वंश व योग्यता के आधार पर कौन करता था? राजा ही करता था। अंतिम निर्णय का अधिकार राजा को ही था, यानी कि अंतिम निर्णय भी राजा ही करता था। एक आंतरिक परिषद होती थी जिसे मंत्रिण कहा जाता था, यानी कि मंत्री बनाए जाते थे, जिसमें 3 से 4 सदस्य होते थे। महत्वपूर्ण विषयों पर राजा मंत्रियों से परामर्श करता था, उनसे सलाह लेता था। आगे है अधिकारी। शीर्षस्थ राज्य अधिकारी जो संख्या में 18 थे। अधिकारियों की संख्या कितनी थी मौर्य साम्राज्य में? 18। इन्हें तीर्थ कहा जाता था। वे केंद्रीय विभागों का कार्यभार देखते थे, जिनमें कोषाध्यक्ष, कर्मांतिक, समाहर्ता, पुरोहित एवं सेनापति प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करते थे, नियंत्रित करते थे। वे कृषि, व्यापार, वाणिज्य, बांट माप, कताई बुनाई, खान, वन आदि का नियमन और उनका नियंत्रण करते थे, यानी कि इन कार्यों की वो देखभाल करते थे। आगे है नगर प्रबंध, यानी कि मौर्य साम्राज्य में, मौर्य प्रशासन में जो नगरों का प्रबंध था वो किस प्रकार से था, यानी कि नगरों को किस प्रकार प्रबंधित किया जाता था। तो नगर प्रबंध के लिए भी, किसके लिए? नगर प्रबंध हेतु भी 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी, जो विभिन्न कार्यों, उद्योग एवं शिल्प, विदेशियों, जनगणना, वाणिज्य, व्यापार, निर्मित वस्तुओं की देखभाल, बिक्री कर आदि के नियमन, विपणन एवं रखरखाव का कार्य करती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार नागरक नगर प्रशासन का अध्यक्ष, गोप तथा स्थानिक उसके सहायतार्थ कर्मचारी होते थे। तो अर्थशास्त्र के अनुसार कौन? नागरक नगर का प्रशासन अध्यक्ष, गोप तथा स्थानिक सहायताकारी कर्मचारी होते थे। इस प्रकार से नगर व्यवस्था में कर्मचारियों की व्यवस्था होती थी। आगे है सेना। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो सेनापति होता था। सेना की 6 शाखाएं थी। मौर्य प्रशासन के अंदर सेनाओं को 6 भागों में बांटा गया था, जो क्रमशः पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात एवं नौसेना में विभक्त थी। यानी कि ये 6 सेनाओं के प्रकार होते थे मौर्य प्रशासन में। 5-5 सदस्यों की समिति इनकी देखरेख करती थी, जबकि कौटिल्य अर्थशास्त्र में चतुरंग बल को सेना का मुख्य अंग बताता है। नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था। आगे है गुप्तचर व्यवस्था, यानी कि शासन के दौरान गुप्तचरों की भी नियुक्ति की जाती थी, यानी कि वो गुप्त रूप से पूरे राज्य की खबरों को इकट्ठा करते थे कि व्यवस्था कैसी चल रही है, लोगों का राजा के बारे में क्या विचार हैं। इस प्रकार की गुप्त सूचनाएं वो लेके आते थे, तो इसके लिए गुप्तचर व्यवस्था भी थी। प्रशासन तंत्र के साथ साथ गुप्तचर्या का भी विस्तृत जाल बिछाया गया था, जो मंत्रियों से लेकर आम जनता की गतिविधियों पर नजर रखते थे। गुप्तचरों को संस्था एवं संचार नाम से पुकारा जाता था। अब है न्याय। धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजशासन न्याय संहिता के स्रोत थे। धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन न्यायालय क्रमशः दीवानी तथा फौजदारी मामले सुलझाते थे। न्यायपीठ पद्धति विद्यमान थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। राजुक, व्यावहारिक आदि न्यायिक अधिकारी थे।
संग्रहण व द्रोणमुख स्थानीय जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। राजस्व प्रशासन समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दुर्ग, राष्ट्र, व्रज, सेतु यानी कि पुल, वन, खाने, आयात निर्यात आदि राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत थे, यानी कि जो कर वसूला जाता था, आय थी। सन्निधाता राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी होता था। आगे है जनोपयोगी कार्य यानी कि जनता के उपयोग के कार्य। मौर्य साम्राज्य में जनोपयोगी सेवाओं में सिंचाई, सड़क, सराय यानी कि धर्मशालाएं वगैरह, चिकित्सा आदि को महत्व दिया गया, जिसकी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी ही करते थे। यानी कि इसकी व्यवस्था कौन करता था? प्रशासनिक अधिकारी करते थे। आगे है प्रांतीय शासन, यानी कि प्रांतों में, यानी कि जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, कस्बे थे, उनमें कैसा शासन था। साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था, जिनका प्रशासक राजकुमार होता था। जिनका प्रशासक कौन होता था? राजकुमार होता था, जो मंत्री परिषद एवं अमात्य यानी कि मंत्रियों वगैरह के माध्यम से शासन संचालित करता था, अपने शासन को चलाता था। 5 प्रमुख प्रांत थे: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ, मध्य प्रांत और कलिंग। धर्म महामात्र तथा अमात्य प्रांतीय अधिकारी होते थे। कौन से? धर्म महामात्र तथा अमात्य प्रांतीय अधिकारी थे, जो धर्म एवं अन्य कार्य देखते थे। प्रांतों को आहार या विषय में बांटा गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे, उसके नियंत्रण में होते थे वे। आगे है जनपद व ग्रामीण। जनपद स्तर पर प्रदेश, राजुक व युक्त नाम अधिकारी थे, जो भूमि, न्याय व लेखों संबंधी दायित्व वहन करते थे, यानी कि अपना दायित्व निभाते थे। ग्रामीण स्तरीय अधिकारी था। जो ग्रामीण स्तरीय अधिकारी था, उसको क्या कहते थे? ग्रामिक। किस नाम से जाना जाता था अभी? ग्रामिक। गोप एवं स्थानीय जनपद व गांवों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन एवं केंद्रीयकृत व्यवस्था थी, और जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं प्राय नगण्य थी, यानी कि नाम मात्र की थी। गुप्तचर, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत मामलों में गुप्तचर किस प्रकार के? सार्वजनिक यानी कि जो सभी का साझा हो, एवं व्यक्तिगत मामलों में, पर्सनल मामलों में हस्तक्षेप करते थे, यानी कि अपनी दखलंदाजी देते थे और उन निर्णयों को सुलझाने का काम करते थे। और इसके साथ साथ नौकरशाही को विस्तृत अधिकार भी प्राप्त थे। जो नौकरशाही थी, उसको विस्तृत यानी कि बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। तो ये था मौर्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन। आगे हम पढ़ेंगे अशोक के प्रशासनिक सुधार आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो मौर्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन का वर्णन करना है, ये वाला प्रश्न आप करोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।